नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान को कमतर आंकना या उनके योगदान को विस्मृत करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। भारत के स्वाधीनता संग्राम में आजाद हिंद फौज एवं नेताजी का सर्वाधिक योगदान रहा। उनके योगदान की अमर कहानी अभी भी लिखी जानी शेष है। इसलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। आजाद हिंद सरकार के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसा भारत बनाने का वादा किया था जिसमें सभी के पास समान अधिकार हो, सभी के पास समान अवसर हो, जो अपनी प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा लेगा और गौरवपूर्ण बनाने वाली सुखी और समृद्ध सशक्त भारत का निर्माण करेगा। यह करोड़ों भारतीयों का सपना था, किंतु सुभाष बाबू से भय खाने वाले अंग्रेजों और बाद में उसी लीक पर चलकर सत्ता और परिवारवाद को मजबूत करने वाले राजनीतिक दलों एवं सत्ताधारियों ने उस महानायक के योगदान एवं सपनों को कुचलने का षड्यंत्र पूर्वक प्रयत्न किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस अमृत को अपने संघर्ष से बटोरा एवं सुरक्षित भारत की भावी पीढ़ियों के लिए रखा था, वह तो राजनीतिक स्वार्थों की भेंट चढ़ गया। उस समय पर तो कोरी राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकी गई, अपने अपने स्वार्थ सिद्ध किए गए, देश को भुला दिया गया, नेताजी के योगदान को भुला दिया गया। राष्ट्र कभी भी केवल व्यवस्था पक्ष से नहीं बनता, उसका सिद्धांत, चरित्र पक्ष एवं राष्ट्रीय भावना भी सशक्त होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की ऊंचाई वहां की इमारतों की ऊंचाइयों से नहीं मापी जाती, बल्कि वहां के नागरिकों के चरित्र से मापी जाती है, उनके काम करने के तरीके से मापी जाती है, उनके बलिदानी स्वतंत्रता संग्रामियों की जीवंतता से आकी जाती है। सुभाष चंद्र बोस आजीवन भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए युद्ध तथा सैन्य संगठन में रत रहते हुए भारत को आज़ादी दिलाने के प्रभावी एवं सार्थक प्रयत्न किए। सुभाष बाबू के जीवन पर स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा महर्षि अरविंद के गहन दर्शन और उच्च भावना का प्रभाव था। नेताजी ऋषि अरविंद की पत्रिका आर्य को बहुत ही लगाव से पढ़ते थे। पिताजी की इच्छा का निर्वहन करते हुए उन्होंने उन दिनों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षा ICS में बैठने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तथा मात्र 8 माह में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। किंतु राष्ट्रीय भाव एवं भारत को आज़ाद कराने के संकल्प के चलते उन्होंने ICS की नौकरी का परित्याग करके एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। तब तक ICS के इतिहास में किसी भी भारतीय ने ऐसा नहीं किया था। युवा सुभाष ने 16 जुलाई 1921 को बंबई में महात्मा गांधी से मिलने के बाद संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उस समय देश में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग की लहर थी तथा अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार, विधानसभा, अदालतों एवं शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार भी इसमें शामिल था। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार भरी।
आज़ाद हिंद सरकार ने वादा किया था बांटो और राज करो की उस नीति को जड़ से उखाड़ फेंकने का, जिसकी वजह से भारत सदियों तक गुलाम रहा था। इसके लिए नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में आज़ाद हिंद फौज की सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से वर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। आज़ाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत या उदाहरण नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आज़ादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो। उस समय देश में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के प्रति सहानुभूति की व्यापक लहर दौड़ रही थी। दमन चक्र के बावजूद देशवासियों का जोश, उत्साह व उमंग देखते ही बन रहा था। ब्रिटिश सरकार डर गई थी। आज़ाद हिंद फौज ने जिस प्रकार से देश का वातावरण बनाया, उससे अंग्रेजों को साफ पता चल गया था कि अब यहाँ अधिक समय तक रहा नहीं जा सकता। आज़ाद हिंद फौज का देश की आज़ादी में अप्रतिम योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। अपने संघर्षपूर्ण एवं अत्यधिक व्यस्त जीवन के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाभाविक रूप से लेखन के प्रति भी उत्सुक रहे हैं। अपनी अपूर्ण आत्मकथा एक भारतीय यात्री एन इंडियन पिलग्रीम के अतिरिक्त उन्होंने 2 खंडों में एक पूरी पुस्तक भी लिखी, भारत का संघर्ष, द इंडियन स्ट्रगल, जिसका लंदन से ही प्रथम प्रकाशन हुआ था। यह पुस्तक काफी प्रसिद्ध हुई थी। उनकी आत्मकथा यद्यपि अपूर्ण ही रही, लेकिन उसे पूर्ण करने की उनकी अभिलाषा थी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। यहाँ जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। आज जब हम देश की स्थिति देखते हैं तो और स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाष बाबू, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता, भारत को देखने के लिए विदेशी चश्मा नहीं होता, तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। नेताजी के विचारधारा के लोग इस देश में ही जीवित होने पर भी बिसराए जाते रहे हैं, लेकिन इन सब झंझावातों के बीच वह सपना सांस लेता रहा। वह सपना है भारतीयता का सपना। यह सपना जीवित रहेगा। उसी सपने को आकार देकर ही सशक्त भारत का निर्माण होगा, जिसमें संघर्ष, समर्पण एवं शौर्य की सुभाष चंद्र बोस की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को उनके मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। चलिए आपको नेताजी के जीवन की एक घटना के बारे में बताते हैं।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही नेताजी हिटलर से मिलने गए थे। इस दौरान उन्हें एक कमरे में बैठा दिया गया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और हिटलर के जान को खतरा था। थोड़ी ही देर बाद हिटलर की शक्ल का एक शख्स नेताजी से मिलने आया और उनकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। नेताजी ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन मुस्कुराते हुए यह भी कहा, आप हिटलर नहीं हो सकते। यह सुनते ही वह शख्स चौंक गया। हालांकि यह सिलसिला रुका नहीं। ठीक कुछ देर बाद एक और शख्स उनसे मिलने आता है। वह भी नेताजी से हाथ मिलाता है, लेकिन इस समय भी नेताजी कहते हैं कि वह हिटलर से मिलने आए हैं, न कि उनके बॉडी डबल से। कहा जाता है कि इसके बाद खुद हिटलर आया और उसे नेताजी ने पहचान लिया। हिटलर को परिचय देते हुए नेताजी ने बताया कि मैं सुभाष हूँ, भारत से आया हूँ। आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच कोई भी दीवार नहीं चाहता। नेताजी के इस आत्मविश्वास को देखकर हिटलर भी उनका कायल हो गया था। ऐसा था स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस यानी हमारे नेताजी का प्रेरणादायी जीवन चरित्र। उनकी जयंती पर सादर नमन।